नमस्ते दोस्तों, टुडू वाइस में स्वागत है आप सभी का। और हम आज फिर से इतिहास का बात करेंगे। जो इतिहास में है वैदिक सभ्यता, अर्थात सिंधु सभ्यता के बाद एक नया सभ्यता फिर से शुरुआत हुआ, नई संस्कृति फिर से शुरुआत हुई। उसका नाम था वैदिक पीरियड। तो वैदिक, आप ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद का नाम सुनते होंगे समय समय पे। तो ये पूरा काल उसी समय का है, इसे हम लोग बोलेंगे वैदिक काल। अब सवाल है वैदिक काल का पीरियड क्या था। तो जैसे हम सिंधु काल का, पाषाण काल का, और पुनः जो था पूरा पाषाण काल, जैसे विभिन्न अलग अलग जो इतिहास के काल रहे हैं उसका एक पीरियड निर्धारित किए थे, ठीक इसी तरीके से वैदिक काल का एक पीरियड निर्धारित करेंगे 1500 से लेके 600 बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। तो देख लीजिए वैदिक सोसाइटी एज एरा, जो बोलना है आप बोलिए। वैदिक समाज, वैदिक युग, वैदिक काल। तो ये काल है 1500 से लेके 600 बीसी तक का एक अवधि पीरियड, जब आपको वैदिक काल, वैदिक समाज, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब सवाल है वैदिक समाज के बारे में जानकारी का क्या क्या स्रोत है, आखिर उपलब्ध स्रोत क्या क्या है, कैसे जानकारी मिलती है, और इसमें क्या क्या आपको अध्ययन करना है। तो किस प्रकार का डिवीजन करके आप इसका स्टडी कर सकते हैं ताकि सुविधा हो, आसान हो स्टडी करने में। तो सबसे पहले जो आपको इसमें पढ़ना है वैदिक काल में, उसका क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले वैदिक काल का एक समान परिचय, समान परिचय कि है क्या ये। पुनः पढ़ेंगे आप वैदिक साहित्य, कि वैदिक साहित्य क्या है। जब भी आप वैदिक साहित्य खोलेंगे दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, एक है संहिता और एक है ब्राह्मण। संहिता और ब्राह्मण, इन दोनों का आपको अध्ययन करना है। तो पहला वैदिक काल का समान परिचय, दूसरा जो आपको पढ़ना है वैदिक साहित्य पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है क्षेत्र, ये भारत में कहाँ तक विस्तारित थे। तो क्षेत्र में आप पढ़ेंगे ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक काल वाला जो क्षेत्र है, एरिया, कि कहाँ तक ऋग्वेदिक काल का एरिया है। पुनः पढ़ेंगे उत्तर वैदिक, ऋग्वेद के जस्ट बाद का काल है उत्तर वैदिक काल, तो इसका क्षेत्र। तो स्पष्ट डिवीजन है दोनों के क्षेत्रों में, ये आपको अध्ययन करना है। अब ओवरऑल ऋग्वेदिक क्षेत्र, उत्तर वैदिक क्षेत्र, इन दोनों को मिला के आपको जो वैदिक काल है, वैदिक काल दो पीरियडों में डिवाइड है, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। तो इन दोनों को एक साथ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रूप से स्टडी कर लेंगे। तो वैदिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है, समाज के बारे में, फिर इसके बाद धर्म के बारे में या धार्मिक व्यवस्था। पहला सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसा था। दूसरा दूसरा क्या है, धार्मिक व्यवस्था, रिलीजन कैसा था उसका, रिलीजियस सिस्टम क्या था। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति। तो समाज, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स। जब आप किसी भी सभ्यता संस्कृति को पढ़ते हैं तो इतना आपको बेसिक पहले तो जानकारी रखना होगा कि समाज क्या है, धर्म है किस तरीके का, धार्मिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था किस तरीके का है, फिर है इसकी इकोनॉमिक्स क्या है। तो इतना आपको स्टडी करना है। एक टॉपिक, दो टॉपिक, पुनः तीन टॉपिक, और ये चार टॉपिक। इसके अलावा जो आपको स्टडी करना है वो है आर्य, आर्यों का एक परिचय, पूरा आर्यों के बारे में। एक नया शब्द आ जाता है आर्य। तो ये पांच टॉपिक के बारे में आपको अध्ययन करना है। ये 1500 से लेकर 600 बीसी काल तक का। जब ये 600 बीसी तक आते आते एक नया काल फिर से भारत में स्टार्ट हो जाता है, उसका नाम है महाजनपद काल। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट जो भी है आपका, पहले वैदिक काल खत्म करेंगे फिर अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए पांच है टॉपिक।
वैदिक काल के अंदर जो आपको पढ़ना है। तो एक समान परिचय इंट्रोडक्शन पहला मैं आपको दे दूं। ये समान इंट्रोडक्शन देखिए, जब सिंधु सभ्यता था वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था, तो पतन का एक कारण आप पढ़ाया था मैंने आपको कि आर्यों का अटैक हुआ है। तो आर्य ये धीरे धीरे क्या थे, भारत के अंदर आए और भारतीय समाज में क्या है, इस्टेब्लिश हुए। तो सवाल था कि भी सिंधु जो सभ्यता थी उसके पतन का एक कारण था आर्यों का अटैक भी। और सवाल था कहाँ से आए हुए थे, कैसा था। तो वैदिक काल के बारे में यही से हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले एक क्षेत्र देखिए, भूगोल कि है कहाँ, वो भारत के किस क्षेत्र में था। तो एक पहले भूगोल, और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि वैदिक काल और सिंधु जो सभ्यता है इसके बीच का कैसे आखिर एक संक्रमण काल वाला अवधि आया है, अर्थात दोनों में टकराव कैसे हुआ है, किन क्षेत्रों से हुआ है। ये बनाइएगा, रफ डायग्राम है थोड़ा सा मैथ में। इसको ऐसे करिए, गुजरात को इधर से थोड़ा चलते चलिए, और एक मिटा देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ काल वाला, ताकि भारत का डायग्राम बन जाए आपका एक। हम इसे मिलाइए, और बड़ा जाएगा तो और बड़ा सही। तो देखिए, ये है आपका एक रफ डायग्राम। ये वाला पाकिस्तान वाला इलाका है। पुनः ये अफगानिस्तान है, इसको लिखेंगे अफगानिस्तान करंट में। ये करंट में लिखेंगे पाकिस्तान, और ये हमारा भारत। तो ये तो सिंधु सभ्यता क्या था, जो आपका 1500 ईस्वी तक के आसपास का था। धीरे धीरे टाम पाषाण काल साइड में, मतलब अंदर भारत की ओर जा रहे थे। तो इनका क्या था, सिंधु वाला जो सभ्यता था उसका एक क्षेत्र ये है सिंधु सभ्यता। पुनः जो आर्य भारत में आए वो कहाँ से आए, इसी ओर से अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान से। इसका मतलब है वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे। अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर में है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। मैप में देखेंगे मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्री हैं। तो सेंट्रल एशिया वाला इलाका आपको दिखेगा अफगानिस्तान के ऊपर। तो इधर से माइग्रेट हो रहे हैं कौन, आर्य लोग आ रहे हैं, मतलब एक नई संस्कृति सभ्यता वाले, भाषा वाले लोग भारत के अंदर आ रहे हैं, सिंधु सभ्यता पे अटैक कर रहे हैं। पुनः यहाँ पे क्या है आपका, दो दर्रा, एक तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा। यही बोलन दर्रा के पास मेहरगढ़ था, बोलेंगे मेहरगढ़, बोलन दर्रा बोलिए। क्योंकि ये पूरा इलाका क्या है, हिंदू कुश पर्वत है, और इस साइड में आपका जो पाकिस्तान में किरथर श्रेणी, सुलेमान श्रेणी है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सेस जगह है वो दो दर्रा रास्ता जिससे होके आते हैं। एक है बोलन दर्रा, दूसरा खैबर दर्रा। तो ये वाला आसान है क्योंकि ये इसकी ऊंचाई कम है, ये बहुत ऊंचा है, इसलिए इधर वाला जो रूट है उससे एंट्री करना एक टफ है, बहुत जटिल वाला एक पारिस्थितिक बेल्ट है, और जो भू आकृति वाला क्षेत्र है। तो बोलन दर्रा से ही एंट्री किया जाता है अधिकतर भारत में। तो ये एंट्री किया, इस पे अटैक हुआ है सिंधु सभ्यता पे आर्यों का। इस तरीके से एक नई भाषा संस्कृति वाले समाज वाले लोग भारत के अंदर की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे 100-200 साल में लगातार आना जाना बना रहा, और ये खत्म हुआ। जब ये खत्म हुआ तो ये पूरा इलाका, इनके खत्म होने के साथ ही सिंधु सभ्यता का एक नई संस्कृति वाला बेल्ट आया। वो था आपका ऋग्वेदिक काल। क्या पढ़ेंगे,
ऋग्वेदिक काल। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लीजिए आप, ये छोटा डायग्राम बनेगा। तो ये बोलेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो पश्चिम भारत है इस साइड में, जिसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है और ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा इलाका है, ठीक। ये वाला पूरा इलाका क्या है, ऋग्वेदिक काल वाला इलाका है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का पंजाब, उस समय हरियाणा पंजाब एक ही थे, और पश्चिम राजस्थान तक आ जाता है। यहाँ यमुना नदी इसको एक डिवीजन कर देता है, अर्थात यमुना नदी एक सीमा मान लिया गया है कि यहाँ इस साइड, यमुना नदी के इस साइड में बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इलाका अफगानिस्तान तक, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो काबुल से यहाँ यमुना नदी तक वाला पूरा इलाका क्या बोलेंगे कि वैदिक काल वाला। वैदिक में क्या बोलेंगे, ऋग्वेदिक काल। ठीक है, तो ये एक समान परिचय है कि बाहर वाले लोग जो है। अब इसके बारे में जानकारी कैसे मिलता है, जो वैदिक काल है हमारा, इसके बारे में प्राप्त स्रोत हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल फैक्ट एंड फाइंड अवेलेबल टुडे। तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट एंड फाइंड में क्या है, तो देखिए इसमें कुछ स्रोत निकलते हैं जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, उस समय वाला एक काल जो था बिल्कुल नई भारत में कल्चर और संस्कृति का काल था। पहले बोलेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य हम स्रोत पढ़ रहे हैं कि स्रोत क्या स्रोत है, व्हाट इज द सोर्स टू अवेलेबल द नॉन नॉलेज अबाउट द वैदिक ट्रेड। तो स्रोत जो सोर्स है हमारे पास, एक है वैदिक साहित्य, दूसरा है पुरातात्विक। दो पार्टों में डिवाइड करेंगे आप। जो वैदिक साहित्य है बोलेंगे प्रमुख रूप से जो मेन है आपका प्रमुख है ऋग्वेदिक। जो ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या बोलेंगे, ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद से जो वैदिक काल के लोग थे, इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, धार्मिक व्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम एंड क्या है इनका, फिर सोसाइटी किस तरीके से था, एंड रिलीजन वाला सिस्टम क्या था। ये चार जानकारी हमें ऋग्वेद में ही मिल जा रही है। लगातार ऋग्वेद का क्या है, री रिटेन किया गया है समय के साथ। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था जो था इनका इस्टेब्लिश हो चुका था इंडिया के अंदर 500 साल के काल में। राजनीतिक व्यवस्था जो पहले हमें स्पष्ट नहीं हो रहा था, पूरा पाषाण से लेकर सिंधु काल तक, पाषाण काल तक कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वेद काल में स्पष्ट हो जाता है राजनीतिक व्यवस्था की हाँ ऐसा था। वो राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, यहाँ पे अब राजा शब्द, इसके बाद एक गणपति, जन, कबीला, ऐसे करके बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे क्या पॉलिटिकल सिस्टम के एक हिस्से हैं, भाग हैं। यहाँ राजा नाम का चीज था, राजा को ही कभी कभी गणपति बोला जाता था। जन है, कबीला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जन क्या है, क्षेत्र है कि लोग से जुड़ा हुआ है। कबीला क्या, कबीला एक क्षेत्र है या किस तरीके के कबीले में लोग रहते थे। तो ये सारा राजनीतिक व्यवस्था उनका स्टेब्लिश हो चुका था, स्थापित हो चुके थे। और धार्मिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के, इनका जो क्रियाकलाप था, पूजा पाठ का तरीका कि प्राकृतिक को ही देवता का रूप दिया था। और सिंधु काल में क्या था, प्राकृतिक की पूजा ना करके वो पशुओं की पूजा करते थे आपका, और मातृ देवी की पूजा करते थे। लेकिन ये पूरी तरह से ऋग्वेद काल में प्रकृति की पूजा करने लगे। फिर है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक्स क्या थी, पशुओं पे आधारित थी। अभी हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल का। एक समान जानकारी इसी से ही उत्तर वैदिक काल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सभ्यता संस्कृति का धीरे धीरे प्रसार होता है और जानकारी निकलने लगती है, पुरातात्विक स्रोत और मिलने लग जाते हैं। तो पशुपालन पे इनकी इकोनॉमिक डिपेंड थी, किसकी, ऋग्वेद की बोलेंगे आप। तो पशु एक संपदा था, प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल होने लग गया।
तो प्रॉपर्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। तो ये सब जानकारी वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से मिलती है। अन्य जो है पुरातात्विक स्रोत, मेजर क्या है, पुरातात्विक स्रोत जो है ये हमें स्पष्ट जानकारी देता है। जब इसे डिकोड कर दिया जाता है तो हमारे पास स्पष्ट डायरेक्टली जानकारी जो है और साइंटिफिक जानकारी अवेलेबल होता है पुरातात्विक स्रोत से। तो एक है अभिलेख, बोलेंगे बोगस, कोई अभिलेख, बोगस, बोगस, बोगस कोई अभिलेख। ये कहाँ एक अभिलेख है, रिकॉर्ड है, कहाँ पे मिला ये, बोलेंगे तुर्की में मिला है। कहाँ पे, तुर्की में। बोगस कोई कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेता है फैक्ट में, तैयारियों की जानकारी कहाँ से मिली है, किस अभिलेख से, तो बोलेंगे बोगस कोई अभिलेख तुर्की में है। तो यहाँ से जानकारी मिलती है, अर्थात अभिलेख मिल रहा है। सर्वप्रथम अभिलेख का साक्ष्य यहाँ से मिल जा रहा है कि हाँ इस समय एक नई कल्चर भारत में एंट्री थी और स्टेब्लिश हो रही थी धीरे धीरे। पुनः बोलेंगे घोड़े के अवशेष। जब भारत से जब भारत पे लगातार सिंधु सभ्यता पे लगातार अटैक हो रहा था, इसका अटैक हो रहा था आर्यों का, तो आर्य अपने साथ घोड़े लेके आए थे। तो घोड़े के बहुत सारे अवशेष क्या है भारत में पाए गए। सिंधु काल में मैंने आपको बताया था घोड़े का प्रयोग नहीं होता था, सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। तो घोड़े घोड़े के अवशेष, उस समय सेंट्रल एशिया में क्या था, बड़ी बड़ी घासें थी। आज भी सेंट्रल एशिया में स्टेपी घास की मैदान है, बहुत बड़े बड़े घोड़े मिलते हैं वहाँ पे। तो सेंट्रल एशिया और साथ साथ में जो आपका रसिया का दक्षिण वाला हिस्सा है तो पूरा घास, स्टेपी घास से भरा हुआ है। लाखों वर्ग किलोमीटर का इलाका में क्या होते हैं, घास होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें खाते हैं घोड़े। तो घोड़े वहीं से क्या था, भारत में एंट्री करते थे और बाद में धीरे धीरे घोड़े के बहुत सारे अवशेष अलग अलग क्षेत्रों से मिले। तो इसका जानकारी में हाँ घोड़े भारत में आ चुके थे। पुनः बर्तन या मृदा का इस्तेमाल, जो अलग रंग का बर्तन हुआ, बर्तन की आकृति, रूप, रंग, रेखा सब बदल गई। तो यहाँ पे बोलते हैं देखिए दो तरीके का मृत भांड, मृत भांड क्या बोलेंगे, एक फर्स्ट नंबर पे बोलेंगे गेरू बर्नी, गेरू रंग का। जो सिंधु सभ्यता था उनका लाल रंग का बर्तन होता था, लाल मिट्टी से बने थे, ठीक है। इनका गेरू वर्णी था, लाल रंग से हटकर हल्का सा मिलता जुलता ही है लेकिन हटके है, तो गेरू वर्णी, इसे धूसर बोलते हैं, धूसर मृत भांड। पुनः गेरू वर्णी मित्र जो मृत भांड था आगे बढ़ के क्या बन गया, चित्रित, और इसकी अच्छी सुंदर आकृति के मृत भांड बनने लगे अलग अलग तरीके के। तो सिंधु काल में जो मृत भांड था क्या था, लाल मृत भांड, और इनका गेरू वर्णी मृत भांड समय के साथ चित्रित, ये जो गेरू वर्णी है चित्रित, बोलेंगे कलरफुल हो गया, चित्रित धूसर मृत भांड, मृत भांड। इस तरीके से अवेलेबल मृत भांड बर्तन है, घोड़े के अवशेष है, बोगस कुई का अभिलेख है। पुनः फिर भाषा, लेखन पुरातात्विक साहित्य क्या है, बोलेंगे भाषा। कि सिंधु काल का भाषा तो अभी तक क्या है, डिकोड नहीं किया गया है, बट जो वैदिक काल का भाषा है इस पर डिकोड है, क्योंकि संस्कृत थी। तो संस्कृत मतलब कोड वाला है, जिसको स्पष्ट रूप से आज भी पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन सिंधु काल का भाषा स्पष्ट नहीं है। तो इसके आधार पे पता चलता है कि बिल्कुल भारत में नई सभ्यता संस्कृति एंट्री की। तो ये आपका एक समान परिचय है कि कैसे हुआ वैदिक काल। और इसको देखिए, आप वैदिक काल को दो ब्रांच में बांट के अध्ययन करिए, अन्यथा फिर कंफ्यूजन होगा आपको। जो वैदिक पीरियड है उसका काल क्या बोलेंगे आप, 1500 से लेके 600 बीसी, जब तक महाजनपद काल नहीं आ गया। तो ऐसे बोलिए 1500 बीसी से जो 600 बीसी तक है, इसको दो पीरियड में आप डिवाइड करिए। एक बोलिए ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल बोलिए इसे 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, अर्थात 500 साल तक क्या चला है आपका, ये ऋग्वेदिक काल चला है। 1500 से लेके 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक काल का पीरियड था। पुनः उत्तर वैदिक बोलिए, उत्तर वैदिक काल,
ये क्या बोलेंगे आप कि 1000 BC से लेके जब तक महाजनपद काल नहीं आ गया, महात्मा बुद्ध वाला समय पीरियड, तब तक का ये पीरियड था। तो इस तरीके से वैदिक काल में दोनों का स्टडी करिए। यहाँ से थोड़ा कम जानकारी मिलेगा, पूरा तात्विक धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते हैं, अर्थात इस ओर जाते हैं ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक में, तो जानकारी अधिक मिलता है। अब एक डायग्राम देखिए। तो ऋग्वेदिक वाला जो इलाका है ये पूरा भारत है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका उत्तर पश्चिम भारत वाला इलाका है ऋग्वेदिक। पुनः जो अब इस साइड बढ़ेंगे आप, ये वाला इलाका बढ़ रहे हैं जो आप भारत का इस साइड वाला, ये वाला इलाका, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो अंदर की ओर जा रहे हैं और दक्षिण भारत में हिमालय, सॉरी विंध्याचल पर्वत तक, इसे बोल दीजिए उत्तर वैदिक। तो ये पूरा इलाका आपका ऋग्वेदिक, और इसके आगे जो आप बढ़ेंगे यमुना नदी इन दोनों के बीच है, सीमा है, जैसे ही बढ़ेंगे आपको मिलेगा उत्तर वैदिक, ये पूर्वी इलाका वाला हिस्सा। इस तरीके से एक वैदिक काल का समान परिचय मैंने आपको दिया समझने के लिए। अब इसका हम एक एक करके देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं आपसे।